Hello everyone. In this video, we will learn the emergence of sociology and the development of sociology. तो कभी भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने की ट्राई करते हैं कि कैसे इसका एमरजेंस हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कहाँ पे डेवलप हुआ और जब वो डेवलप हो रहा था तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ रहे, क्या सिचुएशन रही और उस टाइम पे वहाँ का क्या इन्वायरमेंट था। सबसे पहले हमें ये 2-3 चीज़ों पे फोकस करने की नीड होती है। तो वही मैंने ट्राई किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एमरजेंस हुआ और कहाँ पर हुआ और वो क्या ऐसी सिचुएशन रही जिसकी वजह से क्या नीड पड़ी कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो एज़ वी ऑल नो दैट सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो यूरोप में हुआ था। उसके पहले हम कोई भी सब्जेक्ट जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन रही। उसमें सीक्वेंस में सबसे पहले रॉबर्ट बेयरस्टेट की बुक आई थी द सोशल ऑर्डर 1970 में। उन्होंने अपनी इस बुक में बोला था जो सोशियोलॉजी है वो देखने में एक बहुत ही न्यू साइंस की तरह है, नया है, बट इसका हिस्ट्री जो है वो बहुत ही लॉन्ग है या बहुत ही पुराना है। तो इस कोटेशन के माध्यम से वो अपना क्या बताना चाहते हैं, जो सोशियोलॉजी है वो देखने में तो बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट है, नया है, बट इसके हिस्ट्री के पीछे बहुत सारे कॉज रहे हैं। तो हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कॉज रहे हैं, हिस्ट्री क्यों इसकी लंबी है। तो इसलिए लंबी है क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा है यूरोप में इसका एमरजेंस हुआ था। तो यूरोप में क्या कंडीशन थी उस टाइम पे वो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएंगे। तो यूरोप जो था वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी था। किस टाइम की बात करें तो आपको बहुत बैक जाना पड़ेगा। एज रॉबर्ट बेयरस्टेट सेड कि हिस्ट्री बहुत लंबी है और पुरानी है। तो पुराने हम लोग पीछे चलते हैं 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में यूरोप की कंडीशन क्या थी वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो 18th सेंचुरी में क्या होता था, वहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। लोग कह सकते हैं कि बिलीव करते थे कि भगवान ने हमारे लिए राजा को भेजा है और राजा जो भी कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। वहाँ पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। जो भी रिलीजन, हमारे रिलीजन के धर्म गुरु हुआ करते थे, पादरी होते थे, जो वो बोलते थे हम उसी को फॉलो करते थे। वही हमें बताते थे हमारे लिए क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। उसका कोई रैशनल रीज़न है या नहीं है ये हम नहीं सोचते थे। वो जो भी कह देते थे हम उसको फॉलो करते थे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे रहता था यूरोप में। तो वहाँ पे कुछ जब ऐसा सोसाइटी 18th सेंचुरी में था तो कुछ फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि इस तरह की सोसाइटी से कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उन्होंने थोड़ा रैशनल थिंकिंग की तरफ आगे अपना आइडिया बढ़ाया और हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीज़न सोचने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी की बात को फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी तार्किक सोच के। तो फिर जो फ्रेंच फिलोसोफर आए उसकी वजह से वहाँ के आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंज आने लगा। तो ये जो यूरोपियन सोसाइटी में आइडियोलॉजी में चेंज आने लगा, हर चीज़ के बारे में हम रैशनल थिंकिंग करने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड 18th सेंचुरी के आसपास वहाँ होता था। तो ये फ्रेंच फिलोसोफर की रैशनल थिंकिंग की वजह से सोसाइटी में जो चेंज आया वो उसको इनलाइटनमेंट पीरियड बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसका स्वरूप कैसा था, फॉर्म कैसा था। तो अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख सकते हैं यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो सीधे सीधे 2 पार्ट में डिवाइड थी। 2 पार्ट का मतलब क्या है, जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, लैंड बेस्ड हुआ करती थी। लैंड का मतलब भूमि आधारित होती थी, जिसमें एक तरफ हमारे वो होते थे लैंडलॉर्ड्स होते थे और एक तरफ कौन होते थे, पीजेंट होते थे जो उस पर काम करते थे, जो खेती करते थे वो होते थे, और एक तरफ जिनकी खेती होती थी जमींदार हुआ करते थे। तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था यूरोपियन सोसाइटी में, सीधे सीधे 2 भागों में विभाजित था। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ पे रिलीजन कैसा था, तो मैंने अभी आपको बताया कि रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। कोई कुछ सोचता ही नहीं था, वो सोचते थे धर्म ही अंतिम सत्य है और ईश्वर ने हमारे लिए राजा को भेजा है, जो भी वो कहेंगे वो हम उसको फॉलो करेंगे। तो एक तरह से वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। तो रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और धर्म गुरु का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे, वही लोग सब कुछ डिसाइड करते थे। तो ऐसा कुछ यूरोपियन स्ट्रक्चर हुआ करता था 18th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ,
जब ये फ्रेंच फिलोसोफर ने रैशनल थिंकिंग, हर एक पहलू पर सोचने का तरीका जो नया चिंतन आया, तो उसके बाद रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ, जो कि है कब से कब तक चला, 1450 से लेकर 1800 तक। ये बहुत बड़ा रोल रहा वहाँ पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की बात है ये। यहाँ पे 2 क्रांतियाँ हुई, जो जिसमें एक थी कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, वाणिज्यिक क्रांति, और दूसरी थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो कि वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों क्रांतियाँ हुई। इन दोनों क्रांतियों में थोड़ा सा चेंज आने लगा, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से हर चीज़ में हम वैज्ञानिक चिंतन होने लगा, और फिर जो फ्रेंच फिलोसोफर सोचते थे उसको अंतिम अंजाम दिया जाने लगा। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो बात कही गई, जो लास्ट में उसको वो लेके आए, उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ये उसके पहले की बात है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से सीक्वेंस में समझ में आ गया होगा कि यूरोपियन स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। एक वर्ड में बोले तो बहुत ही कंजर्वेटिव हुआ करता था, जिसको तार्किक सोचने की आवश्यकता थी और बदलने की आवश्यकता थी। तो सोशियोलॉजी का एज अ साइंस के रूप में कब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सोशियोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में कब दर्जा मिला, तो हम कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के आसपास उसको एक विज्ञान के रूप में दर्जा मिला था। अब ऐसे कौन से कॉजेज़ रहें कि सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ, तो जब लोग रैशनल सोचने लगे हर चीज़ के बारे में, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, और जितने भी जीवन के पहलू हुआ करते थे, उन सब पे एक रैशनल थिंकिंग जब आई, तब वहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद लोगों में जो सोचने का तरीका था वो बदलने लगा। तो वो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी हुआ करती थी उसमें बदलाव आया। तो मेन जो 2 कॉजेज़ थे हमारे सोशियोलॉजी के एमर्जेंस में, वो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो पहले हुई थी 1760 में, और जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो हुई थी 1789 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं हमारी सोशियोलॉजी में दोनों रेवोल्यूशन। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इसमें क्या हुआ जो हमारा सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी की नीड पड़ी, और ऐसी क्या सिचुएशन रही जिसकी वजह से हम जिस सोशियोलॉजी को एज अ साइंस के रूप में पढ़ते हैं वो आई। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको बहुत जगह ये सब कुछ मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है, कुछ इतना है नहीं। बट अभी ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं इसके माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी क्या रहा कॉज। तो अभी मैं यहाँ पे 2 कॉज पे फोकस करती हूँ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसमें मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बताऊँगी, देन आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताऊँगी। फिर हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जानने की ट्राई करेंगे, और डेफिनेशन को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो शॉर्टकट में आप उसको लर्न करें। Thank you for watching the video. If you like the video, please share, like and subscribe. Thank you.